हम अपनी आसपास की चीजों को देख पाते हैं ड्यू टू विजिबल लाइट, जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जब हाथ टूट जाता है तो हम एक्सरे करवाते हैं, विच इज अगेन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लेजर आई सर्जरी वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जब हम माइक्रोवेव में खाना बनाते हैं तो यार वहां पर भी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसका मतलब इतनी वैरिड एप्लीकेशंस होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 12th फिजिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का वन शॉट वीडियो। हमेशा की तरह खत्म करेंगे इस पूरे लेसन को सिर्फ एक वीडियो में, और इस एक वीडियो को देखने के बाद हमेशा की तरह आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो मैं हूँ रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, सब कुछ एब्सोल्युटली फॉर फ्री, ओनली एट learnerhub.com। तैयार हो सभी लोग? लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला सवाल जो कि इस लेसन का है नाम, और वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या है ये? नाम पे फोकस करो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये एक वेव है, इतना तो समझ में आ ही रहा है, जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। तो अगर हम इसके डेफिनेशन को देखें तो ये कहता है कि कपल्ड टाइम वैरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दैट प्रोपगेट्स इन स्पेस। एक एक वर्ड इसमें इंपॉर्टेंट है। कपल्ड मतलब कनेक्टेड, हम बोलते हैं ना कपल, हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे से कनेक्टेड, सो दे आर अ कपल, राइट? इस तरीके से हम बोलते हैं कपल वर्ड को। सो कपल्ड मीन्स कनेक्टेड, मतलब जब आपके पास एक टाइम वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मतलब एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जो टाइम के साथ साथ वैरी कर रहा है। जब आपके पास एक और ऐसी ही टाइम वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड हो, मतलब एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जो टाइम के साथ साथ वैरी कर रहा है, और ये दोनों कनेक्टेड हो, मतलब टाइम जैसे जैसे बीत रहा है तो एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, दूसरी तरफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, और ऐसे कपल्ड टाइम वैरिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होता है, ओवरऑल ये जो वेव होता है ये प्रोपगेट करता है स्पेस में। वेव कैसे प्रोपगेट करता है? मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, दैट इज प्रोपगेशन। तो इस तरह के वेव्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आई एम श्योर कि अभी पूरी पिक्चर क्लियर नहीं हुई होगी, क्योंकि अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी तो हमने सिर्फ शुरुआत करी है ना। बट थोड़ा बहुत आइडिया मिला होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जो टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है, एक मैग्नेटिक फील्ड होती है जो टाइम के साथ चेंज हो रही है, और ये दोनों जब कनेक्टेड होते हैं तो वहां से हमें मिलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में मैथमेटिकली बात करें तो हम देखेंगे कि ये वेव आता है मैक्सवेल के इक्वेशंस से। मैक्सवेल्स इक्वेशंस क्या है, धीरे धीरे देखेंगे, धीरे धीरे समझेंगे कि मैक्सवेल का काम क्या था, क्या एग्जैक्टली काम किया था मैक्सवेल ने, जहां से हमें मैक्सवेल के इक्वेशंस मिले थे। तो चलो मैक्सवेल की कहानी शुरू करते हैं मैक्सवेल के प्रपोजल से। प्रपोजल किसी को प्रपोज नहीं किया था, बट उन्होंने एक लॉ को प्रपोज किया था, एक आइडिया को प्रपोज किया था। ठीक है, क्या था मैक्सवेल का प्रपोजल? अब हम सभी ने पहले पढ़ रखा है फैराडे-लेंज लॉ, याद है? नाम सुना हुआ लग रहा होगा यार, 12th में हो, बोर्ड के एग्जाम से थोड़े महीनों में अगर नाम भी सुना हुआ नहीं लग रहा है फिर तो चिंता की बात है ना। हालांकि आई एम प्रीटी श्योर फैराडे-लेंज लॉ सबको याद होगा। अगर मेरे साथ फैराडे-लेंज लॉ पढ़ा होगा तो ये वाली पिक्चर भी याद होगी, राइट? इसमें हमने क्या देखा था? फैराडे-लेंज लॉ कहता क्या था? फैराडे-लेंज लॉ ये बोलता था कि एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड को जेनरेट करता है। ठीक है, मतलब ये वाली पिक्चर अगर याद है तो हम क्या करते थे कि इस मैग्नेट को जैसे जैसे हम इस कॉइल के पास मूव करते थे तो क्या होता था, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता था, राइट? मैग्नेटिक फील्ड जो है वो टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से क्या हो रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ से इंड्यूस्ड करंट आ रहा है, इंड्यूस्ड करंट से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। तो बेसिकली ओवरऑल कहानी क्या होती थी वहां पे कि एक टाइम वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड से जनरेट होता था एक इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब मैक्सवेल भाई साहब का प्रपोजल ये था कि क्या इसका रिवर्स पॉसिबल है, यानी कि क्या एक टाइम वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर सकता है। ये इनका प्रपोजल था। मतलब काफ़ी लॉजिकल सी सोच थी कि भाई जब एक टाइम के साथ वैरी करने वाला मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है तो क्या एक टाइम के साथ चेंज होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है। ये सवाल था, ये प्रपोजल था मैक्सवेल का। हालांकि इसका कोई एज सच
प्रूफ नहीं था, लेकिन चलो अभी हम देखते हैं कि कैसे टेढ़े तरीके से, मतलब एक इनडायरेक्ट तरीके से कैसे हम इस नतीजे पर पहुंचे। तो बच्चों देखा ये गया कि मैक्सवेल ने अपने काम के थ्रू ये प्रूव किया कि एम्पियर सर्किटल लॉ जिसे हम पढ़ते आ रहे थे वो एक्चुअली इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट बोले तो ये इनकंसिस्टेंसी वर्ड का मतलब ही होता है कि ये हर सिचुएशन में एप्लीकेबल नहीं है। मतलब कहीं पर तो एम्पियर सर्किटल लॉ काम कर जाता है, कहीं पर ये काम नहीं भी करता है, तो उसे हम इनकंसिस्टेंस कहते हैं। तो चलो देखते हैं कि किस तरीके से मैक्सवेल ने ये बताया कि एम्पियर सर्किटल लॉ जो है ये इनकंसिस्टेंट है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि उन्होंने एक ऐसा सेटअप लिया, कैपेसिटर का सेटअप। आप सभी लोग बाय नाउ यू ऑल आर अवेयर ऑफ दिस सेटअप। उन्होंने एक पॉइंट P को डिटरमाइन किया, एक पॉइंट P को चूज किया जो आप यहाँ पर देख सकते हो पॉइंट P, और उन्होंने कहा कि वो उस पॉइंट P पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, डिटरमाइनिंग B, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अगर वो उस पॉइंट पे निकालते हैं यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, तो चाहे वो कोई सा भी एम्पियरियन लूप ले, हमेशा उस B की वैल्यू बराबर आनी चाहिए, राइट? क्योंकि एम्पियर सर्किटल लॉ तो यही कहता है कि भाई कोई सा भी आप एम्पियरियन लूप लो, लेकिन आपका जो B का वैल्यू आएगा वो हमेशा बराबर आना चाहिए। तो अभी आप यहाँ पे देखना, 3 ऐसे सिचुएशन है जहाँ पर उसी पॉइंट P पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन क्या फर्क है, इन तीनों सिचुएशन में हमने 3 अलग अलग एम्पियरियन लूप लिया है। ठीक है, तो चलो देखें। तो पहले सिचुएशन में हमने इस लूप को लिया है ऑफ रेडियस r एज द एम्पियरियन लूप। जब हमने ऐसा किया तो हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, सोच के बताओ। एम्पियर सर्किटल लॉ के हिसाब से इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I एनक्लोज्ड, जहां पर I एनक्लोज्ड क्या है, टोटल करंट एनक्लोज्ड बाय द सरफेस या बाय द लूप, जो भी कह लो। अब यहाँ पर अगर मैं इस लूप की बात करूँ तो इस लूप के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ DL क्या हो जाएगा, मतलब इस लूप का एक छोटा सा पार्ट लो और उसको पूरे लूप के सरकमफेरेंस में इंटीग्रेट कर दो। सरकमफेरेंस ऑफ द लूप क्या हो जाएगा, 2πr एग्जैक्टली। तो यानी कि इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, B इंटू 2πr, एज्यूमिंग r इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर लूप, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट I। ये I एनक्लोज्ड मतलब इस लूप के थ्रू नेट कितना करंट फ्लो हो रहा है, I करंट फ्लो हो रहा है, तो हमने वो I लिख दिया। तो यानी कि इस वाले एक्सप्रेशन से हम क्या लिख सकते हैं, B की वैल्यू क्या हो जाएगी, B की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2πr। ठीक है, तो पहले वाले सिचुएशन में तो हमने निकाल लिया कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी एट पॉइंट P। अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे दूसरा वाला सिनेरियो। दूसरे वाले सिनेरियो में हमने जो एम्पियरियन लूप लिया है वो थोड़ा सा अलग है। तो इफ यू कैन सी दिस ब्लू कलर्ड सरफेस, देख पा रहे हो कैसा दिख रहा है अभी हमारा सरफेस, जैसे समझ लो एक डिब्बा है जिसका ढक्कन नहीं है। मतलब अगर इसे यूं घुमा के आप देखो तो ये ब्लू वाला पोर्शन एक डब्बा है और ऊपर का जो वो वाइट वाला ओपनिंग है दैट इज उसका ऊपर का टॉप जिसका ढक्कन लगा हुआ नहीं है, विदाउट अ लीड, राइट? तो कुछ इस तरीके का सरफेस यहाँ पर हमने लिया। अब यहाँ पे भी हम करेंगे क्या, लगाएंगे तो वही एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ वही कहता है इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I एनक्लोज्ड। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या अलग हो जाएगा, यहाँ पे अलग हो जाएगा ये I एनक्लोज्ड की वैल्यू, मतलब करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप। अब यहाँ पर देखो जो लूप हमने बनाया है ये लूप इस कैपेसिटर के भी, देखो कैपेसिटर है ना, ये प्लस और माइनस, ये जो 2 लाइन्स हैं ये कैपेसिटर को डिनोट कर रहा है, करेक्ट। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो सरफेस है वो कैपेसिटर के अंदर भी है और हमें क्या पता है कि करंट इनसाइड अ कैपेसिटर इज 0 एग्जैक्टली, करेक्ट। तो इसका मतलब इस सिचुएशन में I एनक्लोज्ड मेरा 0 हो जाएगा। अगर I एनक्लोज्ड 0 हो जाएगा तो B डॉट DL विल बी इक्वल टू 0, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इस हिसाब से हो जाएगा 0। ठीक है, ओके ठीक उसी तरीके से अगर हम इस तीसरे सिनेरियो को लें जहां पर हमने एम्पियरियन लूप देखो कैसा लिया है, ये वाली देखो पतली सी सरफेस आप देख पा रहे हो और यहाँ पर भी ये कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच में फॉल कर रहा है, यानी कि यहाँ पर भी I एनक्लोज्ड 0 हो जाएगा और उस वजह से यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी इक्वल टू 0। तो कुल मिला के इस पूरे डिस्कशन से हमें क्या समझ में आया,
यार उसी पॉइंट P की मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम अलग अलग एम्पीरियन लूप ले रहे हैं तो हमें अलग अलग वैल्यूज मिल रही है। कहीं पे तो 0 मिल रहा है, कहीं पे तो μ0I/2πr मिल रहा है। इसका ये मतलब है कि एम्पियर सर्किटल लॉ पूरी तरह से गलत है? नॉट रियली, पूरी तरह से गलत नहीं है, लेकिन एम्पियर सर्किटल लॉ के अंदर कुछ लूप होल है, कोई ऐसी चीजें हैं जिसमें कुछ चीज मिसिंग है, और उसी वजह से ये गलतियां हमारे सामने आ रही हैं, राइट। अब अगर हम थोड़ा सा और ध्यान से सोचें कि ये जो उल्टे पुल्टे रिजल्ट्स आ रहे हैं ये बेसिकली किस वजह से आ रहे हैं, इन सम वे अगर थोड़ा सा आप सोचो तो आप देखोगे ये इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि करंट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज 0। लेकिन आप कहोगे कि लेकिन मैम ये तो हमें पता है कि कैपेसिटर के प्लेट्स के अंदर जो करंट होता है वो तो 0 ही होता है। आप बिल्कुल सही हो, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे वो वाला कंडक्शन करंट नहीं जो फ्लो ऑफ चार्जेस से होता है, बट हो सकता है किसी और तरह का करंट इसके बीच में हो। किस और तरह की करंट की मैं बात कर रही हूँ, चलो डिस्कस करते हैं। तो मतलब ये जो एम्पियर सर्किटल लॉ है ये इनकंसिस्टेंट है, ये तो हमने प्रूव कर दिया क्योंकि हमें एक ही पॉइंट में B की अलग अलग वैल्यूज मिली जब हम अलग अलग एम्पीरियन लूप सिलेक्ट कर रहे थे, ठीक है। तो ये पॉइंट तो हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो ये बात तो क्लियर हो गई है। अब हमें ये देखना है कि ये जो एक और करंट की मैं बात कर रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर किसी और तरह का करंट एग्जिस्ट करता है। कौन सा करंट हो सकता है उसकी बात करेंगे। तो यानी कि अब हमारा पूरा फोकस चला जाएगा बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। फिलहाल इन दोनों प्लेट्स के बीच में क्या एग्जिस्ट करता है, अगर मैं आपसे पूछूं, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, मानोगे? इधर प्लस है इधर माइनस है तो प्लस टू माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, ठीक है। मैथमेटिकली अगर बात करें तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू V/d, जहां पर d क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, इन दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, ठीक है। यहां तक भी बात सही है। अब देखो ये जो V है इसे हम कैपेसिटेंस के टर्म्स में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमें क्या पता है Q इज इक्वल टू CV, यानी कि V को हम क्या लिख सकते हैं, Q/C। तो लिखो ना भाई, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं Q/C इंटू D, जहाँ पे C क्या है, C इज द कैपेसिटेंस, ओके। ये किस तरह का कैपेसिटर दिख रहा है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और हमें क्या पता है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, A/0/d। तो इसे हम लिख सकते हैं A/0/d। ये D और D कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि इसे हम लिख सकते हैं Q/A/0, ठीक है। तो यहां से हमें क्या पता चला, यहां से हमें यह पता चला कि बिटवीन द प्लेट्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है दैट इज गिवन बाय Q/A/0। आउटसाइड ऑफ द प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये भी चेंजिंग है, अंदर कुछ और बाहर कुछ और, राइट। अंदर नॉन जीरो दैट इज Q/A/0, बाहर 0, ठीक है, ओके। अब इस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या कोई करंट एग्जिस्ट कर सकता है? एक बार में सोच के शायद आप बोल दोगे ना, लेकिन इसी को हम मैथमेटिकली प्रूव करके देखेंगे कि एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी करंट एग्जिस्ट करता है। हालांकि हम उस करंट का नाम कुछ और देंगे जो कि अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो अभी यहां तक बात समझ में आई, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हमने कर ली, तो चलो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसे हम φe से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू A दैट इज एरिया। तो ये क्या हो जाएगा Q/A/0, E की जगह हम ये लिख सकते हैं इंटू A कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q/ε0। यहाँ से हम फर्दर लिख सकते हैं φe इंटू ε0 इज इक्वल टू Q, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए, काफी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सी चीजें हैं, है ना। अब ये तो आप मानोगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज मतलब कि dQ/dt क्या होता है, करंट ही तो होता है ना। तो अगर दोनों तरफ मैं d/dt कर दूं तो इधर ε0 तो कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा ε0 dφe/dt, और इधर हो जाएगा dQ/dt जो कि होता है I यानी कि करंट। बट जैसा कि मैंने बताया ये जो करंट है जो कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एग्जिस्ट करता है, इस करंट को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, ना कि कंडक्शन करंट।
जो करंट की अभी तक हम बात करते थे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट होता है वो तो कंडक्शन करंट होता है। यहां पर इस करंट का हम नाम दे देते हैं एक नया नाम, विच इज डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, एंड दिस एक्सप्रेशन अगेन इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, किसको, क्योंकि इसको हम अभी आगे यूज करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो यानी कि यहां से मैक्सवेल का करेक्शन क्या था, मैक्सवेल ने ये बिल्कुल भी नहीं बोला कि एम्पियर सर्किटल लॉ गलत है। मैक्सवेल ने क्या बोला कि एम्पियर सर्किटल लॉ सही है, बट उसमें एक चीज मिसिंग है, उसमें एक लूप होल है, और वो मिसिंग चीज क्या है, उसको मैक्सवेल ने अपनी तरफ से एक करेक्शन के फॉर्म में दिया, और वो करेक्शन ये था कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स राइज टू अ करंट, जिसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, उसे हम डिनोट करते हैं ID से। तो बच्चों, इस तरीके से जो पहले हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ था, उसी एम्पियर सर्किटल लॉ में आ गया मैक्सवेल का करेक्शन, और हमारे पास आ गया एम्पियर मैक्सवेल लॉ, क्योंकि एम्पियर ने पहला वाला लॉ दिया था, मैक्सवेल ने उसमें एक इंपॉर्टेंट करेक्शन डाली थी, तो इसीलिए ये तो बनता ही है कि भाई लॉ में दोनों के नाम आए, और कुछ वैसा ही हुआ, एम्पियर मैक्सवेल लॉ। तो यानी कि इस एम्पियर मैक्सवेल लॉ के हिसाब से इसके अंदर दो तरह के करंट की हम बात करते हैं। पहला कंडक्शन करंट, जो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस, इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल I विद अ सबस्क्रिप्ट C। दूसरे तरह की करंट जिसकी हम बात करते हैं वो होता है डिस्प्लेसमेंट करंट, और ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है, इसे हम डिनोट करते हैं I विद अ सबस्क्रिप्ट D। ठीक है, तो यानी कि जब हम टोटल करंट की बात करते हैं, टोटल करंट I की जब हम बात करते हैं, दैट इज एक्चुअली IC प्लस ID, मतलब कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो अब अगर हम वापस उसी वाले एक्सपेरिमेंट या फिर उसी वाले इंस्टेंस पे चले जाए जहां पर हमने 3 डिफरेंट सिनेरियोज लिए थे, राइट, और सेम पॉइंट P पर हमें B की अलग अलग वैल्यू मिल रही थी। अब आपको वो अलग अलग वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि पहले सिनेरियो में जो म्यू नॉट I था, I एनक्लोज्ड में जो I था वो कंडक्शन करंट था। दूसरे और तीसरे सिनेरियो में I जीरो हो जा रहा था, वो जीरो क्या हो रहा था, कंडक्शन करंट जीरो हो रहा था, क्योंकि जब हम प्लेट्स के बीच के जगह की बात कर रहे थे वहां पर कंडक्शन करंट वाकई में जीरो होता है, बट वहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट नॉन जीरो होता है, राइट। ठीक उसी तरीके से जब हम प्लेट्स के बाहर की जगह की बात करेंगे तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट तो जीरो हो जाएगा, बट वहां पर कंडक्शन करंट नॉन जीरो होगा। तो इस तरीके से इन दोनों में से कोई एक करंट कभी नॉन जीरो है तो दूसरा जीरो है। इस तरीके से हम देखेंगे कि किसी भी इंस्टेंट में, चाहे कोई सा भी एम्पीरियन लूप हम ले लें, हमें उस पॉइंट P पर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बराबर मिलेगी। ठीक है, ओके तो इसी तरीके से एम्पियर मैक्सवेल लॉ के स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो ये स्टेटमेंट क्या कहता है, वही कहता है जो मैक्सवेल ने प्रपोज किया था। एग्जैक्टली ये कहता है टाइम वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड। जिस तरीके से जो लेंस लॉ था, फैराडे लेंस लॉ था, वो क्या कहता था कि टाइम वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। एग्जैक्टली उसी का उल्टा ये कहता है कि टाइम वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड। और इसे हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट IC प्लस म्यू नॉट ID, यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट। मतलब पहले तो एम्पियर सर्किटल लॉ होता था इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I। अब वो I को भी हमने IC प्लस ID में तोड़ दिया है, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट IC प्लस म्यू नॉट ID। और ID क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट d phi E बाई dt। तो ये हो गया मैक्सवेल एम्पियर लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो बच्चों कुल मिला के ये 4 इक्वेशंस को इकट्ठे एक साथ, इन 4 इक्वेशंस को कहा जाता है मैक्सवेल्स इक्वेशंस। जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो यहाँ पर मैंने पहले भी बताया था कि मैक्सवेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, मैक्सवेल के प्रपोजल का, उनके काम का, उनके करेक्शन का, मैक्सवेल लॉ का। तो उसी वजह से ये जितने भी ये जो चारों इक्वेशन है इनको एक साथ में कहा जाता है मैक्सवेल्स इक्वेशन। ये सारे आपके जान पहचान के इक्वेशंस हैं, तो चलो फटाफट से एक बार देख लेते हैं इन्हें। तो पहला इक्वेशन है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि कहता है इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DS इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस गॉस लॉ को यूज करके हमने कई जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है इसे डिटेल में। दूसरा है गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, इसे हमने मैग्नेटिज्म के अंदर पढ़ा है कि इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DS इज इक्वल टू 0।
ठीक है। तीसरा है फैराडे लेंस लॉ। फैराडे लेंस लॉ क्या कहता था कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल, जिसे हम क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ, एग्जैक्टली, दैट इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी बाई डी टी, यानी कि एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से जनरेट होता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसके बाद फाइनली है एम्पियर मैक्सवेल लॉ, जो बिल्कुल इसी का ही उल्टा है। मतलब चेंजिंग, यहाँ पे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा था, यहाँ पर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड डिनोट होगा, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस म्यू नॉट आई डी, दैट इज एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। ठीक है, तो ये चारों कुछ भी नया इसमें नहीं है। द ओनली थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू वाज कि इन चारों इक्वेशंस को इकट्ठे कहा जाता है मैक्सवेल्स इक्वेशंस। तो बच्चों, मैक्सवेल की इस पूरी कहानी के बाद अब तो समझ में आ गया कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम किसे कहते हैं, जहां पर एक टाइम वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो, एक टाइम वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड हो, और ये दोनों कपल्ड हो, मतलब ये दोनों का जो वेरिएशन है, ये दोनों वेरी एक ही साथ कर रहा है विथ टाइम। ठीक है, तो उस समय ओवरऑल जो मेरा वेव का प्रोपगेशन होता है, उस वेव को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव का प्रोपगेशन, इन तीनों चीज़ों का जो डायरेक्शन है ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। बोलने का मतलब है कि अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वेव है, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन है विथ टाइम, वो अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड का जो चेंज है विथ टाइम वो आपका किधर होगा, वो आपका वाई एक्सिस की तरफ होगा। उस केस में ओवरऑल वेव का जो प्रोपगेशन होगा वो किस तरफ होगा, वो जेड एक्सिस की तरफ होगा। राइट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूं मतलब चेंज हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड यूं जाएगी। राइट, और जो वेव का प्रोपगेशन है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर, मतलब देखो ये इस प्लेन में ऐसे हो रहा है, ये इस प्लेन में ऐसे हो रहा है, तो वेव का प्रोपगेशन इस प्लेन में होगा। राइट, मतलब अगर एक एक्स एक्सिस पे है तो दूसरा वाई एक्सिस पे होगा, तो तीसरा जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगा। ये एक बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो वहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट काफ़ी काम आने वाला है। तो अब अगला सवाल हमारे सामने ये आता है कि किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स क्या है, मतलब कहाँ से आ रहा है, कहाँ से पैदा हो रहा है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एंड द आंसर इज वेरी सिंपल। किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो सोर्स है दैट इज एन एक्सेलरेटेड चार्ज। एक्सेलरेटेड चार्जेस रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऐसा हम कह सकते हैं। एक्सेलरेटेड चार्जेस मतलब एक चार्ज पार्टिकल जो एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, वो मूव तो वो कर ही रहा है बट उसकी वेलोसिटी जो है वो भी टाइम के साथ साथ घट रही है, बढ़ रही है, तभी तो उसमें एक्सेलरेशन है। राइट, तो अब देखो होगा क्या इस पिक्चर में, जब एक एक्सेलरेटेड चार्ज है आपके पास तो उस चार्ज से रिलेटेड क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर एक चार्ज है तो उसके रिलेटेड, उससे एसोसिएटेड एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, बिल्कुल होगी। अब वो चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है, यानी कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, वो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि वो चार्ज का जो वेलोसिटी है वो भी चेंज हो रहा है। राइट, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है क्या, क्योंकि ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। राइट, सो इट जनरेट्स एन ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब ये ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड भी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये वापस क्या जनरेट करती है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वापस जनरेट करती है ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड वापस जनरेट करती है ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब यहाँ पे चक्कर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड, वापस मैग्नेटिक फील्ड, वापस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो रीजनरेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, ये लगभग वैसा ही है जैसा एक वेव का प्रोपगेशन है। वेव कैसे प्रोपगेट करता है, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर। राइट, डायग्रामेटिकली दैट इज हाउ अ वेव प्रोपगेट्स। राइट, तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि किसी भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो फ्रीक्वेंसी है दैट कैन बी कंसीडर्ड एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटिंग पार्टिकल। अगर बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के नेचर के बारे में, तो ये ट्रांसवर्स नेचर के होते हैं। ट्रांसवर्स नेचर के होते हैं, इसका मतलब क्या है, याद है किसी को भी जब हमने वेव्स पढ़ा था तो वहां पर हमने ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स पढ़ा था, याद है, नहीं है, थोड़ा बहुत याद है, पूरा ही भूल गए हैं। ओके, एनीवेज, तो चलो एक बार वापस से देख लेते कि ये क्या होते हैं। तो ट्रांसवर्स वेव्स हम वैसे वेव्स को कहते हैं जहां पर जो पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं
उनका जो ऑसिलेट करने का डायरेक्शन होता है और ओवरऑल वेव के प्रोपगेशन का जो डायरेक्शन होता है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। जैसे कि ये वाला वेव, इस वाले वेव को बड़े अच्छे से ध्यान दो, देखो जो पॉइंट है ना, जो पार्टिकल है वो ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है, बट जो ओवरऑल वेव है वो देखो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रही है, यानी कि इन दोनों का डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये ट्रांसवर्स वेव है। दूसरी तरफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव वैसे होते हैं जिनमें देखो पार्टिकल्स जो है वो भी यूं अलोंग द एक्स एक्सिस ऑसिलेट कर रहे हैं और ओवरऑल जो वेव है वो भी एक्स एक्सिस के अलोंग ऑसिलेट कर रहे हैं। ये होते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। कौन सा वेव है जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, एग्जाम्पल बताओ? साउंड वेव, एग्जैक्टली, साउंड वेव इस तरीके से प्रोपगेट करते हैं, इसीलिए साउंड वेव इज अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं जिसके अंदर लाइट भी आता है, ये क्या होते हैं, ये ट्रांसवर्स वेव्स होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एटलीस्ट डायरेक्शन के पर्सपेक्टिव में जब भी हम बात करेंगे आपको हमेशा याद रखना है कि इन वेव्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और ओवरऑल वेव का प्रोपगेशन का डायरेक्शन, ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। तो बच्चों अब हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द एनर्जी इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर जो एनर्जी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में दोनों चीजें हैं, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। और ठीक उसी तरह यहाँ पर हम देखेंगे कि जब हम इसकी एनर्जी की बात करेंगे तो ये एनर्जी पार्टली इलेक्ट्रिक फील्ड कैरी करती है और पार्टली मैग्नेटिक फील्ड कैरी करती है। मतलब इसकी जो टोटल एनर्जी है उसमें आधा कॉन्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड का है और आधा कॉन्ट्रीब्यूशन मैग्नेटिक फील्ड का है। अब इसी चीज को हम मैथमेटिकली देखेंगे। कैसे देखेंगे? मैथमेटिकली हम बात करेंगे एनर्जी डेंसिटी की, दैट इज एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसे हम डिनोट करेंगे ई से। ठीक है, ई टी मतलब टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं। और देखो ये ई थोड़ा अलग स्टाइल से लिखा है बिकॉज यहां पर हम एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम उस ई की बात कर रहे हैं। तो अब ये जो है कौन कौन कंट्रीब्यूट करेगा? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों का कंट्रीब्यूशन होने वाला है। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने देखा था एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड के केस में एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी होती है, हाफ बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट। ठीक है, यहां पर हम करेंगे बहुत सिंपल मैथमेटिक्स। मैं प्रूफ क्या करना चाह रही हूँ, प्रूफ ये करना चाह रही हूँ कि ये जो ई है ये हाफ इससे आता है, हाफ इससे आता है, मतलब इन दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है, ये मैं प्रूफ करना चाह रही हूँ। ठीक है, अच्छा मुझे क्या पता है, सी जो होता है दैट इज इक्वल टू ई अपॉन बी। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, है तो छोटा सा रिलेशन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो है दैट इज कॉन्स्टेंट एंड दैट इज इक्वल टू सी वेलोसिटी ऑफ लाइट जिसे हम कहते हैं, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर देखोगे न्यूमेरिकल्स वगैरह में ये काम आ रहा है। ठीक है, अब इस रिलेशन से हम कह सकते हैं कि B इज इक्वल टू ई अपॉन सी। ठीक है, तो यहाँ पर B की जगह मैं बी ई अपॉन सी लिख सकती हूँ, तो ये हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा हाफ बी स्क्वायर की जगह मैं लिख दूंगी ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू नॉट सी स्क्वायर। ठीक, ग्रेट। अब चलो आगे देखो क्या कर सकते हैं हम लोग। इस सी को भी मैं हटाना चाह रही हूँ क्योंकि मुझे ये पूरा एक्सप्रेशन सिर्फ ई के टर्म्स में चाहिए। ठीक है, ओके, कैसे करेंगे? अब देखो सी को एक कांस्टेंट होता है मुझे पता है और सी की वैल्यू होती है 1/√ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये भी हमें पता है, तो उसी का यूज करेंगे, यानी कि सी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यानी कि ये हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस हाफ ई स्क्वायर बाई म्यू नॉट। 1/c स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/c स्क्वायर हो जाएगा म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट और म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि दिस इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब बताओ क्या हुआ यहाँ पर? देखो जो टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड से जितना आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड से भी उतना ही आ रहा है। एग्जैक्टली यही हम प्रूव करना चाह रहे थे कि ये पार्टली इलेक्ट्रिक फील्ड और पार्टली मैग्नेटिक फील्ड कैरी करता है, दोनों का कंट्रीब्यूशन बराबर होता है। तो अगर फाइनल एक्सप्रेशन को आप लिखना भी चाहो सो दैट इज एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर,
मतलब टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कैरिड बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और ये एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर जो है ना, ये हाफ हाफ आता है इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कंपोनेंट से और मैग्नेटिक फील्ड वाले कंपोनेंट से। तो बच्चों अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सबसे पहले बात करेंगे इनके वेलोसिटी के बारे में। तो हम नोटिस करते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं ये फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम, वैक्यूम मतलब बिल्कुल खाली जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, एयर भी नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम के अंदर भी ये प्रोपेगेट करते हैं, ये मूव करते हैं। और इनकी जो वेलोसिटी होती है ये वैक्यूम के अंदर एक फंडामेंटल कांस्टेंट होती है एंड दैट v इज गिवन बाय 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, जहां पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी, परमिएबिलिटी ये सारी चीजें हम कई दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, इनकी वैल्यूज आप सबको पता ही है, ठीक है। नहीं पता है तो ये मैंने पहले भी बोला ये सोचने वाली बात है या फिर ये चिंता की बात है कि एग्जाम इतना पास है बट आपको ये बेसिक चीज़ें नहीं पता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने बिल्कुल चैप्टर 1 में ही कवर कर लिया था, ठीक है। एनीवेज, तो अब आप पूछोगे तो मैम क्या इसका ये मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये वैक्यूम में मूव करते हैं, इनकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। लेकिन व्हाट इफ अगर कोई मीडियम हो तो तब भी मूव करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मटेरियल मीडियम इनके लिए नेसेसरी नहीं है, ये उनके बिना भी मूव कर सकते हैं, अगर मीडियम है तब भी ये मूव करेंगे, उस केस में इनकी वेलोसिटी v क्या हो जाएगी, 1/√μ एप्सिलॉन, जहां पर म्यू क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम, एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक है। अगला प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होते हैं ये अपने साथ साथ एनर्जी और मोमेंटम कैरी करते हैं। क्या सबूत है इस बात का? हमने पहले जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसे टॉपिक्स पढ़ रहे थे तो वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इनफैक्ट मैग्नेटिज्म जब हम ये चीजें पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने क्या देखा था कि एक फ्री स्पेस के अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां पर एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, राइट। ये हमने पढ़ रखा है पहले ही। ठीक उसी तरह से मैग्नेटिज्म के केस में भी हमने पढ़ा था कि एक फ्री स्पेस में अगर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है तो वहां पर जो एनर्जी डेंसिटी होती है ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज गिवन बाय हाफ b²/μ0, ठीक है। तो अब बच्चों सवाल ये उठता है कि जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों चीजें हैं इसके अंदर। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी एनर्जी होती है और ये एनर्जी कहाँ से आती है, थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड से और थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड से। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ भी जो एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड होगी वो भी कोई नॉन जीरो वैल्यू ही होगी, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वजह से एनर्जी डेंसिटी एग्जिस्ट करती हैं, तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्यों नहीं, है ना। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ये अपने साथ साथ एनर्जी कैरी करती हैं। एक बहुत ही डे टू डे लाइफ का अगर हम एग्जाम्पल लें, जैसे कि मान लो सूरज की जो रोशनी है, मतलब मैं नहीं, सूरज से जो लाइट आ रही है वो वाली लाइट जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। तो वो जो लाइट है वो जब हमारे हाथों पे पड़ती है तो क्या होता है, थोड़ी देर में आप फील करते हो, राइट। जब बहुत देर तक धूप में खड़े हो, राइट, बहुत देर के बाद आप क्या फील करोगे कि आपका हाथ गर्म हो रहा है। तो ये एनर्जी गर्म कहाँ से फील हो रहा है, हीट से। हीट क्या है, एनर्जी है। एनर्जी कहाँ से आ रही है, लाइट से आ रही है। इसका मतलब ये जो लाइट है जो आपके हैंड पर फॉल कर रही है, इस लाइट में कुछ एनर्जी है जो एनर्जी आपके हाथों में ट्रांसफर हो रही है। एग्जैक्टली वही बात तो हम कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ये एनर्जी कैरी करती हैं, है ना। अच्छा, अब आप खुद सोचो, अगर कोई वेव एनर्जी कैरी करती है तो ऑब्वियस बात है कि उसमें मोमेंटम भी होगा ही, क्योंकि हमें तो पहले से ही पता है कि मोमेंटम इज गिवन बाय एनर्जी डिवाइडेड बाय c, करेक्ट, पता है हमें ये, ओके। तो यानी कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एनर्जी होता है, मोमेंटम होता है, ठीक। अगला प्रॉपर्टी ये हो जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्सर्ट प्रेशर, एक्सर्ट तो करेगा ही, चूंकि इनमें मोमेंटम होता है तो ये प्रेशर भी एक्सर्ट करते हैं, है ना। इनफैक्ट अगर हम इसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को देखें कि इज मोमेंटम इज इक्वल टू एनर्जी बाय c, तो हम कह सकते हैं कि c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अगर c की वैल्यू जब बहुत ज़्यादा होती है तो मोमेंटम की वैल्यू कम होती है, तो प्रेशर जो ये एक्सर्ट करता है वो भी कम एक्सर्ट करता है। इसीलिए ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या फिर ये जो लाइट है, लाइट प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, वो हमें एज सच उस तरीके से फील नहीं होता है, बिकॉज वो जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है मे बी उसकी वैल्यू कम है, इसीलिए इट इज़ नॉट गेटिंग नोटिस्ड। बट येस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो ये मूव करते हैं, इनकी वेलोसिटी होती है, चाहे ये वैक्यूम में हो चाहे ये किसी मीडियम में हो, दोनों केस में इनकी वेलोसिटी होती है, ये कुछ वेलोसिटी से मूव करते हैं, इनमें एनर्जी होती है, इनमें मोमेंटम होता है, ये प्रेशर भी एक्सर्ट करते हैं। तो बच्चों
बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में मतलब लगभग थोड़ी बहुत जानकारी तो हमारी हो चुकी है। अब हम बात करने वाले हैं अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यस, अब क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है इसके अंदर हमने बेस्ड ऑन वेवलेंथ अलग अलग कैटेगराइज कर दी हैं, ठीक है। और ये अलग अलग तरीके के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑल टुगेदर दे फॉर्म द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो अगर हम बात करें लेट्स से हम वैसे वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सबसे पहले बात करते हैं जिनका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, जो कि है रेडियो वेव्स। अगर हम रेडियो वेव्स को देखें तो वो इस कोने में है विच इज़ लाइक द मैक्सिमम वेवलेंथ वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इनकी वेवलेंथ 0.1 मीटर से अधिक होती है। अब देखो इधर रेडियो वेव से धीरे धीरे जैसे हम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ की तरफ आते हैं तो रेडियो वेव के बाद आता है माइक्रोवेव, उसके बाद आता है इंफ्रारेड वेव, फिर आता है विजिबल लाइट, उसके बाद आ जाता है अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन, उसके बाद क्या आ रहा है एक्स रेज एंड देन गामा रेज। तो बाय द टाइम हम गामा रेज पे पहुंच रहे हैं तो आप देखो वेवलेंथ की जो वैल्यू है वो 10⁻³ नैनोमीटर में चली गई है। मतलब शुरुआत किया था वेवलेंथ विथ मीटर, फिर धीरे धीरे बीच में मिलीमीटर आ गया, फिर गिरते गिरते चला गया नैनोमीटर तक, करेक्ट। तो इसका बोलने का मतलब है कि रेडियो वेव से जैसे जैसे हम गामा रेज की तरफ आते हैं तो वेवलेंथ घटता है, लेकिन इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही होती है क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच में इन्वर्स रिलेशन है, राइट। एक बार दोहरा देती हूँ या याद करवा देती हूँ, वेवलेंथ क्या होता है, एक पूरे वेव का लेंथ, राइट। मतलब एक पूरा क्रेस्ट और ट्रफ, एक पूरा वेव का एक ऑसिलेशन खत्म होने का जो लेंथ है। अब आप खुद सोचो किसी वेव का अगर वेव लेंथ ज़्यादा है, मतलब एक वेव ही इतना ज़्यादा है, राइट, तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम ही होगी क्योंकि एक पर यूनिट टाइम में ऐसे कितने ही वेव्स आ पाएंगे, कम वेव्स आ पाएंगे क्योंकि एक एक वेव का वेवलेंथ काफ़ी अधिक है। तो जिस वेव का वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। दूसरी तरफ अगर हमारे पास कोई ऐसा वेव है जिसकी वेवलेंथ बहुत कम है, मतलब वो वेव कुछ यूँ है, इतने छोटी सी जगह में ही एक वेवलेंथ खत्म हो जा रही है, तो लेट अस से एक पर यूनिट टाइम में ऐसी बहुत सारी वेव्स आ जाएंगी, तो यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी अधिक होगी। तो इस वजह से जिनका वेवलेंथ ज़्यादा होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, जिनकी वेवलेंथ कम होती है उनका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो सबको याद रखना है ये जो ऑर्डर है, राइट, कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ की बात करें तो रेडियो वेव मैक्सिमम वेवलेंथ मिनिमम फ्रीक्वेंसी, दूसरी तरफ गामा रेज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बट मिनिमम वेवलेंथ, ठीक। और ये सारे रेडिएशंस साथ में मिला के बनाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और इसके अंदर भी अगर हम विजिबल लाइट वाले सेक्शन की बात करें तो विजिबल लाइट के अंदर भी आप देख पा रहे हो हमारा अपना विबग्योर, राइट, क्योंकि विजिबल लाइट का जो रेंज है 400 to 700 नैनोमीटर, उसके अंदर भी अलग अलग फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे हमें अलग अलग कलर देखने को मिलते हैं, जैसे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, राइट। तो ये पूरा बन गया हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो बच्चों हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी देख लिया। अब देखना ये है कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इनको हम डिस्क्राइब कैसे कैसे कर सकते हैं। इन अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम 3 पैरामीटर्स के बेसिस पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। पहला वेवलेंथ, दूसरा फ्रीक्वेंसी और तीसरा एनर्जी। अगर वेवलेंथ की बात करें तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि भाई किसी भी वेव का एक क्रेस्ट होता है, एक ट्रफ होता है, तो वेवलेंथ का मतलब ही होता है 2 कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस या फिर 2 कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, वही वेवलेंथ होता है। तो वेवलेंथ को हम, चूंकि ये डिस्टेंस है तो इसका जो SI यूनिट होता है दैट इज मीटर। बात अगर फ्रीक्वेंसी की करें तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ क्रेस्ट्स पर यूनिट टाइम, मतलब कितने नंबर ऑफ क्रेस्ट्स पास हो रहे हैं एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम में, राइट। तो फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट यूज करते हैं हम हर्ट्ज, जिसे हम HZ से डिनोट करते हैं। तीसरा आ गया एनर्जी। एनर्जी कैसे डिनोट करते हैं हम, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कितनी एनर्जी है उसको हम डिस्क्राइब करते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 × 10⁻⁻19 जूल्स। तो एनर्जी के टर्म्स में भी हम एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखा तो हमने क्या देखा, रेडियो वेव से गामा रेज की तरफ जैसे जैसे हम जाते हैं तो वेवलेंथ डिक्रीज हो रही होती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही होती है। और एनर्जी के साथ क्या होता है, एनर्जी क्या होता है,
E इज इक्वल टू एच न्यू, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो चूंकि फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो एनर्जी भी बढ़ेगा। जैसे जैसे हम रेडियो वेव से गामा रेज की तरफ जाते हैं तो एनर्जी क्या होते रहता है, एनर्जी इंक्रीज होते रहता है। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशनशिप है ये आई एम श्योर आप पहले भी पढ़ते आ रहे हो, बट चूंकि हम यहाँ वेव की बात कर रहे हैं और अगर आपके दिमाग में फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को लेके ही कंफ्यूजन रह जाए फिर तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो आपको हमेशा याद रखना है कि C इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। दिस इज अ वेरी वेरी बेसिक रिलेशनशिप बट वेरी इंपॉर्टेंट। C एक कांस्टेंट है, न्यू क्या है, न्यू है फ्रीक्वेंसी जिसे हम मेजर करते हैं, जिसका यूनिट होता है हर्ट्ज। लैम्डा है वेवलेंथ जिसका यूनिट होता है मीटर, SI यूनिट होता है मीटर। लेकिन कभी कभार जैसे अब इसीलिए देखो दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है तो लैम्डा कम होता है। क्यों? क्योंकि इस एक्सप्रेशन से हम देख सकते हैं कि न्यू इज इक्वल टू C बाई लैम्डा। C तो कांस्टेंट ही है, तो अगर न्यू की वैल्यू ज़्यादा होगी तो लैम्डा की कम होगी, अगर न्यू की वैल्यू कम होगी तो लैम्डा की ज़्यादा होगी, राइट। सो दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। चलो ये भी बात क्लियर हो गई। तो इसका मतलब अगर मैं 1 हर्ट्ज की बात करूं फ्रीक्वेंसी, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 1 पर यूनिट सेकेंड जब हम हर्ट्ज को डिफाइन करते हैं, राइट। फ्रीक्वेंसी मतलब कितना पर यूनिट टाइम, ठीक है। ओके चलो ये तो हो गई फ्रीक्वेंसी की बात। अब बात करते हैं हम लैम्डा की। लैम्डा का SI यूनिट वैसे तो मीटर होता है, बट बहुत से केसेस में हम बहुत छोटे छोटे वेवलेंथ्स की बात करते हैं जहां पर हम अक्सर ही एंगस्ट्रॉम जैसे यूनिट या फिर नैनोमीटर जैसे यूनिट्स को यूज करते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10 टू द पावर -10 मीटर्स, उसी तरह से 1 नैनोमीटर होता है 10 टू द पावर -9 मीटर्स। तो बेसिकली ये कुछ बातें थी अराउंड वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी जो आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज ये छोटी छोटी चीजें भी कई बार आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प करती हैं। तो बच्चों अभी हमने क्या देखा, हमने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर कई सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। बट अब हम लोग देखने वाले हैं कि इन सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एप्लीकेशंस क्या होती हैं। एंड लेट मी टेल यू, ये एप्लीकेशन वाला पार्ट इज लिटिल इंपॉर्टेंट, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहाँ पे यूज आता है। तो सबसे पहले हम डिस्कशन शुरुआत करेंगे विथ रेडियो वेव्स। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि रेडियो वेव्स हाई वेवलेंथ लेकिन लो फ्रीक्वेंसी वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। नाम से पता चल रहा है रेडियो वेव। अब आप बताओ इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है। एग्जैक्टली रेडियो, टीवी कम्युनिकेशन में, मोबाइल फ़ोन का वॉइस कम्युनिकेशन, इन सारे कम्युनिकेशन सिस्टम्स में रेडियो वेव्स का एप्लीकेशन पाया जाता है। अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज की बात करें तो इसका फ्रीक्वेंसी रेंज होता है 500 किलो हर्ट्ज से 1000 मेगा हर्ट्ज तक, ठीक है। देखो काफ़ी अच्छा खासा फ्रीक्वेंसी रेंज है। चूंकि अच्छा खासा फ्रीक्वेंसी रेंज है इसीलिए इस फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर भी अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए हमने कैटेगराइज कर दिया है। मतलब रेडियो वेव्स के अंदर भी अगर आप देखोगे, रेडियो वेव्स के अंदर भी ये कैटेगरीज हैं, जैसे कि AM बैंड, शॉर्ट वेव बैंड, टीवी बैंड, FM बैंड, UHF बैंड, राइट। तो ये अलग अलग बैंड्स क्या हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए। आई एम नॉट टू श्योर आप में से कितने लोग रेडियो सुनते हो, बट रेडियो में देखा होगा ना FM 94.3, FM 93.5, राइट। तो व्हाट इज दैट FM? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड बैंड। उसी तरह से AM भी सुना होगा, विच इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बैंड, राइट। तो अगर इनके रेंज को हम देखें तो जैसे देखो AM बैंड दैट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बैंड, इसका फ्रीक्वेंसी का रेंज क्या है, 500 से लगभग 1700 किलोहर्ट्ज के रेंज में। उसके बाद अगर हम देखें शॉर्ट वेव बैंड, इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है अप टू 54, लगभग 54 मेगा हर्ट्ज तक। इसके बाद अगर हम देखें टीवी वेव बैंड्स, देखो उसका जो है वो 54 से ज़्यादा है लेकिन अप टू 88 तक के करीब है। उसके बाद अगर हम देखें हाई फ्रीक्वेंसी बैंड, मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड बैंड दैट इज FM की बात अगर हम करें तो उसका देखो फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, 88 मेगाहर्ट्ज से लगभग 108 मेगाहर्ट्ज तक। और 108 मेगाहर्ट्ज से ऊपर जो है दे ऑल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए हमने अलग अलग कैटेगरीज बना दी। माइक्रोवेव्स होते तो रेडियो वेव्स के जैसे ही हैं, बट उनसे इनकी वेवलेंथ बस थोड़ी सी कम होती है। तो आप यूं कह सकते हो कि दीज आर शॉर्ट वेवलेंथ रेडियो वेव्स, ठीक है। कहाँ पर एप्लीकेशन पाया जाता है इनका, अगेन नाम से ही पता चल रहा है कहाँ पे यूज होते हैं। हम तो इस डिवाइस को ही कहते हैं माइक्रोवेव, राइट। ये जो ओवन होता है जिसके अंदर हम खाना पका सकते हैं, खाना गर्म कर सकते हैं, दिस इज
दिस इज व्हाट वी नॉर्मली कॉल एज माइक्रोवेव। सो माइक्रोवेव ओवन्स के अंदर माइक्रोवेव का एप्लीकेशन पाया जाता है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट के नेविगेशन का जो रडार सिस्टम होता है वहाँ पर भी माइक्रोवेव का एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है। अब जब हमने माइक्रोवेव की बात करी, लेट मी जस्ट चेक, क्या आप सबको पता है कि हाउ डज अ माइक्रोवेव वर्क? नहीं पता? अ क्विक रिकॉल। अगला नंबर है इंफ्रारेड वेव्स का। इंफ्रारेड रेडिएशंस जो है इनकी वेवलेंथ थोड़ी और कम होती है और जैसे जैसे हम इंफ्रारेड की तरफ आ रहे हैं तो इनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी और बढ़ रही है। इंफ्रारेड वेव्स की खास बात ये होती है कि दे जनरेट हीट, ये हीट प्रोड्यूस करते हैं, इस वजह से इन्हें हीट वेव्स भी कहा जाता है। इनका एप्लीकेशन कई ऐसी जगहों पर होता है जहां पर हम हीट प्रोड्यूस होते हुए देखते हैं, जैसे कि इंफ्रारेड लैंप्स, इंफ्रारेड डिटेक्टर्स, इनफैक्ट कई सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के रिमोट स्विचेस में जो एलईडी लगे होते हैं वहां पर भी यूज होता है इंफ्रारेड वेव्स। इसके अलावा ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ से रिलेटेड एप्लीकेशन है ऑफ इंफ्रारेड वेव्स, जिसके बारे में अभी हम थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसके बारे में आई एम श्योर आपने अपनी जूनियर क्लासेस में अलग अलग एरियाज में पढ़ा हुआ है एंड यू नो व्हाट इट इज, बट एक जल्दी से रिकैप करते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट बेसिकली हमारे एटमॉस्फेयर का अपना एक ऐसा तरीका होता है जिसके अंदर ये सूरज से आने वाली सारे रेडिएशन की एंट्री तो अलाउ करता है, पूरे सोलर रेडिएशन की एंट्री अलाउ करता है, उसको अंदर आने देता है, लेकिन जो हीट रिफ्लेक्ट बैक होके जा रही होती है उसको ये ट्रैप कर लेता है। मतलब एंट्री के समय सबको अलाउ करता है, बट रिफ्लेक्ट होकर जब एग्जिट हो रहा होता है ना, तो एग्जिट के समय ये हीट को अपने अंदर रख लेता है, उन्हें बाहर जाने नहीं देता है। तो एज अ रिजल्ट क्या हो जाता है, हमारा जो पूरा जो एटमॉस्फेयर है, पूरा जो अर्थ है, ये हीट अप होता है। इसीलिए मैंने बोला था कि ये एटमॉस्फेयर हीटिंग का एक तरह का तरीका है, एटमॉस्फेयर का एक मैकेनिज्म है और इसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ये जो हीट अप होता है ये सोलर रेडिएशन के किस कंपोनेंट की वजह से होता है? इंफ्रारेड वेव्स की वजह से होता है, क्योंकि सोलर रेडिएशन में भी कई तरह के रेडिएशंस प्रेजेंट होते हैं, उसमें से इंफ्रारेड वेव्स जो होते हैं वही हीट अप करते हैं। तो ये जो इंफ्रारेड वेव्स हैं इनको ट्रैप कर लिया जाता है और इसकी वजह से ही हमारा ओवरऑल जो टेम्परेचर है वो थोड़ा बढ़ जाता है या फिर थोड़ा ये हॉट हो जाता है। ठीक, इनफैक्ट इंफ्रारेड वेव्स की जब हम बात कर रहे हैं तो क्या आप बता सकते हो कि आपके घर के अंदर, आई एम श्योर आप सभी के घर के अंदर एक ऐसी छोटी सी चीज़ है जिसे हम रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर रहे होते हैं और उसके अंदर यूज़ होता है इंफ्रारेड वेव्स। बता सकते हो क्या है? टीवी का रिमोट। एग्जैक्टली, टीवी का जो रिमोट हम यूज़ करते हैं और वो जो टीवी का रिमोट काम कर रहा होता है उसमें कौन से वेव्स का हाथ होता है? उसमें हाथ होता है इंफ्रारेड वेव्स का। अब टीवी पे आपको जो चीज़ें दिख रही होती हैं, राइट, मतलब टीवी पे मान लो आप कोई सीरियल देख रहे हो, अब वो सीरियल तो वहीं पे तो वो एक्टर्स एक्ट कर नहीं रहे, राइट, वो कहीं और हो रहा है, वहाँ से वो आप तक पहुँच रहा है, वो जो कम्युनिकेशन हो रहा है वहाँ पर रेडियो वेव्स का रोल होता है। बट जो टीवी के रिमोट से आप टीवी को ऑपरेट कर पा रहे हो वहाँ पर किसका रोल है? इंफ्रारेड वेव्स का। अगला नंबर है वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जिससे हम सबसे ज़्यादा फेमिलियर है, जो हमारे सबसे ज़्यादा जान पहचान वाला है, और वो है विजिबल लाइट। एग्जैक्टली, जिसे हम लाइट वेव भी कहते हैं। विजिबल लाइट है तभी तो हम चीज़ों को देख पाते हैं, राइट। तो ये जो एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो एक ऐसे फ्रीक्वेंसी के रेंज में फॉल करता है जो हमारे देखने के रेंज में है, राइट। तो इसी वजह से तो हम अल्ट्रावायलेट रेज या फिर गामा रेज या फिर रेडियो वेव्स, इन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं, लेकिन हम विजिबल लाइट को अपनी आंखों से देख पाते हैं। करेक्ट, विजिबल लाइट के अंदर जो भी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन जो भी मतलब है वो सारी चीज़ों को हम देख पाते हैं क्योंकि वो हमारे विजिबल रेंज पे फॉल करता है। ओके, अब इसकी एप्लीकेशन तो मैं क्या ही बताऊं, क्योंकि हम जो भी चीज़ें देख पाते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ दिस विजिबल लाइट या फिर लाइट वेव, राइट। फ्रीक्वेंसी रेंज की अगर हम बात करें तो इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज फॉल करती है फ्रॉम 4 × 10⁻14 हर्ट्ज टू 7 × 10⁻14 हर्ट्ज। इसके बाद आता है यूवी रेज या फिर जिसे हम अल्ट्रा वायलेट वेव्स भी कहते हैं। अल्ट्रावायलेट वेव्स तक हम जब पहुंच चुके हैं, यहाँ पर आते आते हम देखते हैं कि वेवलेंथ काफ़ी कम हो चुकी है लेकिन फ्रीक्वेंसी काफ़ी बढ़ चुकी है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की अगर हम बात करें तो ये जो सोलर रेडिएशन होता है, सन के रेडिएशन के अंदर भी कुछ मात्रा में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है। एंड लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं ये ह्यूमन्स के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। इससे बहुत तरह के स्किन डिजीजेस, स्किन कैंसर जैसी बीमारियाँ हो सकती हैं। इसी वजह से आपने बहुत से डॉक्टर से या बहुत से लोगों से आपने सुना होगा कि हीट जो है
धूप में खड़े होना बॉडी के लिए अच्छा होता है बिकॉज यू गेट योर विटामिन डी फ्रॉम देयर, लेकिन अगर सुबह की धूप में आप जाते हो दैट इज़ बेटर बिकॉज उसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो हैं वो थोड़े कम होते हैं। तो जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की जो मात्रा है वो आजकल एनीवे सोलर रेडिएशन में थोड़ा सा बढ़ता चला जा रहा है। इसके बारे में भी आई एम श्योर आपने पढ़ा होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के यूज़ की वजह से, ओजोन लेयर की वजह से, ओजोन लेयर जो हमें बेसिकली प्रोटेक्ट करता है एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, क्योंकि सोलर रेडिएशन जब आती है तो ओजोन लेयर क्या करता है, उसमें से यूवी रेज को हटा देता है, तो हमें उससे बचा लेता है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, उसी ओजोन लेयर में होल्स क्रिएट हो जा रहे हैं ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है, और होल्स हो जा रहे हैं तो वो अल्ट्रावायलेट रेज के साथ ही सोलर रेडिएशन हमारे तक पहुंच जा रही है विच इज नॉट दैट ग्रेट फॉर अस। अब आप पूछोगे कि मैम इसका मतलब अल्ट्रावायलेट वेव्स जो है ये इनके सिर्फ नुकसान ही नुकसान, इनका कुछ फायदा नहीं है? ऐसा भी नहीं है, इनके भी अपने फायदे हैं, क्योंकि इनका देखो इनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इनका भी एक अलग एप्लीकेशन है। जैसे कि लेसिक आई सर्जरी, जो आई की सर्जरी होती है, जैसे अगर आपके घर में आपने किसी की आई सर्जरी होते हुए देखी हो आज से 30 साल पहले, तो उस समय एक प्रॉपर बड़ी सी सर्जरी होती थी। आजकल जो है लेज़र सर्जरी बड़ी आसानी से आई की सर्जरी हो जाती है, मतलब कुछ ही घंटों में पूरा सब कुछ खत्म हो चुका होता है, एकदम आराम से आंखें ठीक हो जाती हैं, राइट। तो जो लेज़र आई सर्जरी है ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। जनरली हम देखते हैं कि अल्ट्रावायलेट वेव्स जो है ये कहाँ से प्रोड्यूस होती है, वेरी वेरी हॉट बॉडीज से ये एमिट होती हैं। इसके बाद आता है एक्सरेज। एक्सरेज के एप्लीकेशन की अगर बात करूँ तो आई एम प्रिटी श्योर एक एप्लीकेशन आप सभी को पता है, जब भी हमारे बॉडी में कोई फ्रैक्चर वगैरह हो जाती है तो हम एक्सरे कराने पहुंच जाते हैं, यानी कि ये एक डायग्नोस्टिक टूल की तरह काम आता है। क्यों ये, अच्छा एक्सरे इस तरह के टूल की तरह काम क्यों आता है, क्योंकि एक्सरे का जो वेवलेंथ है ये काफ़ी कम होता है। चूँकि एक्सरे का वेवलेंथ कम होता है तो इस वजह से ये ह्यूमन बॉडी के थ्रू भी पेनिट्रेट कर पाता है, राइट, एंड दैट इज़ वाई इसका जो एप्लीकेशन है वो एक्सरे निकालने के काम आता है। इस मेडिकल डायग्नोस्टिक टूल की तरह ये यूज़ हो पाता है। आप एक्सरे की जगह अगर माइक्रोवेव या रेडियो वेव यूज़ करोगे तो वो इस काम नहीं आ पाएगा, क्योंकि उनकी वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं बताना ये चाह रही हूँ कि ये जितने भी तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इन सब के जो यूसेज या एप्लीकेशन है वो अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि इनकी वेवलेंथ्स अलग अलग हैं। जैसे ही इनकी वेवलेंथ्स अलग अलग हो जा रही हैं तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ओवरऑल वो अलग अलग हो जा रही हैं, राइट। अभी एक्सरेज के केस में इनका पेनेट्रेटिंग पावर काफ़ी ज़्यादा है, और वो ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इनकी वेवलेंथ काफ़ी कम है, करेक्ट। डायग्नोस्टिक पर्पसेस के अलावा बहुत सारे बीमारियों के ट्रीटमेंट में भी एक्सरे काम आता है, जैसे कि कैंसर उन बीमारियों में से एक है। देखा होगा आपने, अगर किसी को कैंसर होता है तो उनकी सर्जरी तो होती ही है, उसके बाद उनको रेडिएशन भी दिया जाता है, राइट, एंड रेडिएशन के दौरान ही एक्सरे फाइंड्स इट्स एप्लीकेशन। अगर एक्सरे की प्रोडक्शन की बात करें कि एक्सरेज प्रोड्यूस कैसे होते हैं, तो आमतौर पर जब हम एक हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन से बॉम्बार्ड करते हैं एक मेटल को तो वहां पर एक्सरेज प्रोड्यूस होते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट विच इज गामा रेज। गामा रेज जो होते हैं इनका पेनेट्रेटिंग पावर अगेन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि देखो ये तो बिल्कुल एंड पर है, मतलब इनकी जो वेवलेंथ है ये सबसे कम है, इतनी कम वेवलेंथ है इसलिए इनका पेनेट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होता है। गामा रेज का एप्लीकेशन अगेन कैंसर के ट्रीटमेंट में गामा रेज भी बहुत यूजफुल होता है। साथ ही साथ गामा रेज प्रोड्यूस कहाँ पे होता है, कहाँ पर हम गामा रेज की बात करते हैं, अल्फा रे, अल्फा बीटा गामा, अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल गामा रेज, इनके बारे में बातें हम कहाँ पर करते हैं, जब हम रेडियो एक्टिविटी की बात करते हैं। जो बहुत हैवी न्यूक्लियाई होते हैं जो रेडिएशंस एमिट करते हैं, जैसे कि यूरेनियम, राइट। इनफैक्ट एक न्यूक्लियाई का जो पूरा हमारा चैप्टर है क्लास 12th की फिजिक्स में, उसके अंदर हम सिर्फ इन्हीं की बातें करते हैं, रेडियो एक्टिविटी की, अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल गामा रेज। तो वहाँ पर आपको गामा रेज के बारे में और डिटेल में जानने को मिलेगा। अभी के लिए आप यही जान लो कि इस तरह के जो हैवी न्यूक्लियाई होते हैं जो रेडियो एक्टिविटी अंडरगो करते हैं, जो इस तरह के रेडिएशंस एमिट करते हैं, उन्हीं रेडिएशंस में से एक है हमारा गामा रेज, ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ साथ हमने कवर कर लिया हमने अब हमारे सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के एप्लीकेशंस। तो हमने क्या सीखा कि ये जो पूरा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम था, अलग अलग वेवलेंथ होने की वजह से सारे वेव्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज थी, और अलग अलग प्रॉपर्टीज होने की वजह से इन सब के एप्लीकेशंस भी बहुत अलग अलग थे। और इसी वजह से जब मैंने इस चैप्टर की शुरुआत करी थी, इस वीडियो के बिल्कुल शुरुआत में मैंने बोला था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो एप्लीकेशंस होती हैं वो बहुत ही वैरायटी की एप्लीकेशंस होती है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इतनी वैरायटी की
एप्लीकेशंस क्यों होती है? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर बहुत ही वैरिड प्रॉपर्टीज के वेव्स हमें देखने को मिलते हैं। तो चलो बच्चों फटाफट से एक आधी न्यूमेरिकल्स देखते हैं, ठीक है। वैसे तो ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, ठीक है। अब देखो कितने मज़ेदार छोटे छोटे क्वेश्चंस इन कॉन्सेप्ट्स में से फॉर्म हो जाते हैं। पहला न्यूमेरिकल, अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 25 मेगाहर्ट्ज ट्रैवल्स इन फ्री स्पेस अलोंग द एक्स डायरेक्शन। डायरेक्शन पे बहुत ध्यान देना है, मतलब इस केस में जो वेव का प्रोपगेशन हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है? एक्स डायरेक्शन में। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम E that is electric field is equal to 6.3 J cap वोल्ट पर मीटर। अब ये J cap जो है ये किस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होता है? Y एक्सिस का, करेक्ट। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किस डायरेक्शन में है? ये Y एक्सिस के अलोंग है। व्हाट इज B एट दिस पॉइंट? यानी कि मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। अब आप मुझे एक सिंपल सी बात बताओ कि भाई मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में यही तो सबसे पहली चीज पढ़ी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव का प्रोपगेशन तीनों आपस में परपेंडिकुलर होता है। तो अगर वेव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, ई अगर वाई डायरेक्शन में जा रहा है, तो बी किधर जाएगा? जेड डायरेक्शन में जाएगा। जेड एक्सिस के अलोंग बी मूव करेगा, ठीक है। अब बताओ ई पता है, मुझे बी निकालना है। ई और बी के बीच में कोई रिलेशनशिप पता है हमें? बिल्कुल पता है, मैंने कुछ देर पहले बताया था, सी इज इक्वल टू ई अपॉन बी, बताया था ना। देखो काम आ गया। तो यानी कि B सीधे सीधे हम ऐसे निकाल सकते हैं E अपॉन सी, ठीक है। E की वैल्यू की कितनी है यहाँ पर? 6.3। C की वैल्यू क्या हो जाती है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8। तो ये वैल्यू हो जाएगी 2.1 इंटू 10 टू द पावर -8 टेस्ला। तो ये तो हो गया B का मैग्नेटिक फील्ड, और B का डायरेक्शन वो तो मैंने इधर ही बता दिया था, Z एक्सिस के अलोंग, यानी कि 2.1 इंटू 10 टू द पावर -8 K कैप टेस्ला। तो इस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पर ये जो फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, इस फ्रीक्वेंसी का कुछ खास काम नहीं था। तो चलो बच्चों अब हम लोग देखते हैं इस टॉपिक का, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, जो कि अगेन एक न्यूमेरिकल है। तो क्वेश्चन कह रहा है द मैग्नेटिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय By इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -7 साइन ऑफ 0.5 इंटू 10 टू द पावर 3x प्लस 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11t टेस्ला। देख के ही डर लग रहा है, नहीं? ऐसा लग रहा है कि कितना कॉम्प्लिकेटेड है। चलो इसको हम अलग से लिख लेते हैं। दिया हुआ है कि By इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -7 साइन ऑफ 0.5 इंटू 10 टू द पावर 3x प्लस 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11t टेस्ला, ठीक है। ये दिया हुआ है। अब इसका जनरल एक्सप्रेशन लिखते हैं। हमें क्या पता है? By जो है, अगर मैग्नेटिक फील्ड y डायरेक्शन में है और यहाँ से क्या दिख रहा है? मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? B0 साइन ओमेगा साइन kx प्लस ओमेगा t, इस फॉर्म में होता है, राइट? ओके, तो यहाँ पर देखो उससे अगर मैच करोगे तो ये क्या हो जाएगा? By इज इक्वल टू B0 साइन kx प्लस ओमेगा t, ठीक है। इस फॉर्मेट का होता है। इस फॉर्मेट से हमें क्या पता चलता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ये y एक्सिस के अलोंग है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस एक्सिस के अलोंग है? y एक्सिस। वेव किस एक्सिस के अलोंग जा रहा है? ये जो साइन kx है ना, ये बताता है कि वेव का प्रोपगेशन किधर हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पे वेव का प्रोपगेशन हो रहा है अलोंग x एक्सिस। इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? z डायरेक्शन के अलोंग होगा, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पर अगर इस गिवन एक्सप्रेशन को इस जनरल एक्सप्रेशन से कंपेयर करें तो कुछ कुछ वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। जैसे कि B0 की वैल्यू दी हुई है कितनी? 2 इंटू 10 टू द पावर -7। जैसे K को हम क्या लिखते हैं? बताओ, K वेव नंबर को क्या लिखते हैं? 2 पाई बाई लैम्डा। तो 2 पाई बाई लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई है? K की वैल्यू दी हुई है 0.5 इंटू 10 टू द पावर 3। और क्या दिया हुआ है? ओमेगा की वैल्यू दी हुई है। ओमेगा की वैल्यू दी हुई है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11, ठीक है। ये सारी चीजें हमारे पास दी हुई है। तो इन सारे वैल्यूज के हेल्प से हमें निकालना क्या है? फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है व्हाट इज द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, ठीक है। तो चलो पार्ट बाय पार्ट इसको सॉल्व करेंगे। तो पार्ट 1 में सबसे पहले पूछा गया है वेवलेंथ यानी कि लैम्डा। अब देखो इस पे फोकस करो, यहाँ पे
यहाँ पे 2 पाई बाई लैम्डा इज इक्वल टू दिया हुआ है 0.5 इंटू 10⁻³ तो क्या यहाँ से हम लैम्डा नहीं निकाल लेंगे? बिल्कुल निकालेंगे। तो निकाल लेते हैं। लैम्डा क्या हो जाएगा? लैम्डा हो जाएगा 2 इंटू पाई दैट इज 2 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाई 0.5 इंटू 10⁻³ जो कि आ जाएगा 1.26 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलो लैम्डा तो निकल गया, वेवलेंथ निकल गया। अब बात करते हैं किसकी? फ्रीक्वेंसी यानी कि न्यू की। अब देखो यहाँ पर और क्या दिया हुआ है, ओमेगा की वैल्यू दी हुई है। अब फ्रीक्वेंसी निकालने के कई तरीके हैं। एक तो लैम्डा पता है तो सी और लैम्डा के हेल्प से फ्रीक्वेंसी निकाल लो। दूसरा है यहाँ पे ओमेगा दिया हुआ है, राइट, विच इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई न्यू। सो 2 पाई न्यू की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 1.5 इंटू 10⁻11 तो यानी कि न्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1.5 इंटू 10⁻11 डिवाइडेड बाई 2 पाई तो ये वैल्यू आ जाएगी 23.9 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, तो ये निकल के आ गया फ्रीक्वेंसी। तो इस तरीके से हमने वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी तो निकाल ली, यानी कि पार्ट ए इज डन। पार्ट बी में पूछा गया है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन तो दिया हुआ है जो कि ये वाला है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन भी कुछ इसी फॉर्मेट का होगा, खाली फर्क क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, राइट। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होगा, ई जेड इज इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। करेक्ट, तो इसका मतलब कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन होगा। अब इस एक्सप्रेशन में के एक्स प्लस ओमेगा टी तो यहाँ पे दिया हुआ ही था, है ना, गिवन ही था। तो के एक्स प्लस ओमेगा टी हम एज इट इज लिख देंगे। मुझे कैलकुलेट सिर्फ क्या करना है? ई नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ई नॉट कहाँ से करेंगे? देखो यहाँ पे बी नॉट की वैल्यू दी हुई है। अगर बी नॉट दिया हुआ है तो ई नॉट निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें क्या पता है? सी इज इक्वल टू ई बाई बी, यानी कि सी इज इक्वल टू ई नॉट बाई बी नॉट, राइट। तो ई नॉट की जगह मैं लिख सकती हूँ सी बी नॉट और बाकी सब कुछ सेम रहेगा, साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। तो इतना तो मुझे लगता है आप कर ही लोगे। अब सी की वैल्यू डाल दो, बी नॉट की वैल्यू डाल दो, उसे कैलकुलेट कर लो और उसके बाद साइन के बाद अंदर का सब कुछ तो एज इट इज रहेगा। देखो साइन के एक्स 0.5 इंटू 10⁻³ इंटू एक्स प्लस 1.5 इंटू 10⁻11 इंटू टी। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिख डालेंगे। तो चलो फटाफट से आप खुद से लिख डालो, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है खास। लर्नो हब एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलते हैं वीडियोस, नोट्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, सैंपल पेपर्स एंड ऑनलाइन टेस्ट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इतना ही नहीं, लर्नो हब क्लास 11-12 यूट्यूब चैनल पर चलते हैं फ्री बैचेस फॉर 11th एंड 12th। क्लास 11th के बच्चों के लिए अथर्व बैच मंडे टू फ्राइडे एट 4:30 PM और क्लास 12th के बच्चों के लिए अनंत बैच मंडे टू फ्राइडे एट 6 PM। अगर आप या आपके जान पहचान का कोई तैयारी कर रहा है नीट या जेईई का, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर है लर्नो हब नीट पे जीत, जेईई पे जीत का कंप्लीट कोर्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री। इनमें चैप्टर्स की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस, लाइव क्लासेस, ढेर सारे क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिटेल्ड में कवर्ड हैं। और तो और यू कैन आस्क ऑल योर डाउट्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट आस्क क्वेश्चन सेक्शन ऑफ लर्नो हब। हमारा एंड्रॉयड ऐप भी है। आप 1-on-1 क्लास लेना चाहते हो तो है लर्नो हब स्वयं एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं इस वीडियो के एंड तक और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पूरे वीडियो को अगर आपने मेरे साथ देखा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कॉन्सेप्ट जरूर हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर। मैं आपको जल्दी ही मिलूंगी एक और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।